26 नवंबर से पहले पहले बहुत कुछ होना है, ऐसा कुछ होना है ना मैंने कभी सोचा होगा, ना देखा होगा, ना आपने। जो लोग जो चाह रहे हैं उनकी तवक्कुआत के बरक्स होगा। मुस्लिम लीग नून के अंदर और इस सिस्टम के अंदर जो आपस के इख्तलाफात हैं उनकी खबरें भी आ रही। आखिरी विकेट है, आखिरी ग्राउंड है, आखिरी मैच है। इमरान खान इस वक्त यूं नजर आता है न्यूमरोलॉजिकली, उनको पता है कि अब मैंने मैच जीतना है और हर सूरत जीतना। 23 मेंबर बहुत बड़ी एक पार्टी है, उसके मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। 27वीं आईनी तरमीम वोट नहीं देंगे। 2027 टू ऑनवर्ड पाकिस्तान की ग्रोथ का पीरियड स्टार्ट होना चाहिए। तो ना 27वीं रहनी है, ना 26वीं रहनी है, बल्कि मुझे तो न्यूमरोलॉजिकली एक वक्त के बाद कॉन्स्टिट्यूशन भी नया नजर आता है। एक खास होने के लिए मियां नवाज शरीफ जिस शख्सियत को चाहते हैं वो शख्सियत इलेक्शन के दिनों में लाहौर में थी। हालात जो हैं वो ये भी बताते हैं शायद कोई और लोग हैं, कोई 4 अच्छे लोग हैं। एक्सटेंशन या मुद्दत मुलाजमत में तो उसे कोई भी सरकारी मुलाजिम हो सकता है। उसका जब भी ऐसी कोई कोशिश हुई उसका अंजाम इबरतनाक होगा। इन्हीं लम्हों में है खुशी छुपी, इन्हीं लम्हों में है ये जिंदगी, यही लम्हे लाते हैं पास भी, यही लम्हे देते हैं याद भी। हंसते हैं मुस्कुराते हैं, मिलते हैं मिलाते हैं ये लम्हे। इन सब लम्हात में जिंदगी के रंग को बढ़ाए वाइटल की चाय। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान बिलावल हुसैन। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो कॉल पर डॉक्टर मोहम्मद आसिम इजाज साहब, जो अपने इल्म की रोशनी में बहुत सारी चीज़ें की वजाहत करते हैं। पाकिस्तानी सियासत पर इनकी एक गहरी नज़र है, अंदरूनी और बैरूनी भी, बैरूनी इंटरनेशनल भी। आज हम इनसे डिस्कस करेंगे, इनसे पूछेंगे इंटरनेशनली जो हालात चल रहे हैं कि सर आप क्या इस बारे में पेशन गोई करेंगे, आपका क्या ख्याल है। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं मजहर बरलास साहब, जो सीनियर सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद से। बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम का। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपको पूरी दुनिया में सुना जाता है, बहुत लोग आपको पसंद करते हैं। डॉक्टर साहब, पहले हम पाकिस्तानी सियासत पे बात कर लेते हैं। एक तो सर हमारे पास खबरें जो आती हैं ज़राए से, अफवाहें कह लें कि बहुत ही अहम फैसला किया जाएगा, ये ऐसा फैसला होगा जो पूरी सियासत का रुख चेंज हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब आप क्या समझ रहे हैं? किस हवाले से आपने सवाल पूछा है? सियासत का कौन सा? सर एक बहुत अहम फैसला कर लिया जाएगा आइंदा आने वाले कुछ दिनों में, जो पूरी इस टाइम की सियासत को चेंज किया जाएगा, चाहे वो इमरान खान के हवाले से हो, मुद्दत मुलाजमत के हवाले से है, जाली निज़ाम जो इस टाइम फॉर्म 47 के जरिए आके बैठा है इस हवाले से है, पीपल्स पार्टी। मतलब एक फैसला ऐसा होना है जो नवंबर से पहले पहले है। मैं न्यूमरोलॉजिकली अगर मैं बात करूं तो मैं आज सुबह ही कैलकुलेट कर रहा था। जिस वक्त मैं सुहेल अफरीदी के हवाले से कैलकुलेट करता हूं, बहुत सारे लोग जज्बाती हो जाते हैं कि जैसे पता नहीं मेरी नाउज़ुबिल्लाह या अल्लाह ना करे कोई जाती किसी से दुश्मनी है या किसी को दूसरे को मैं फेवर कर रहा हूँ। मैंने तो कैलकुलेशंस के हवाले से बात करनी होती है। ऐसा नजर आता है इसी जो अक्टूबर चल रहा है, ये आज 20 तारीख हो चुकी, 10 दिन रह गए तकरीबन, इसी के अंदर पहले तो ऐसा नजर आता है कि जैसे सुहेल अफरीदी की जानिब से कोई ऐसा खड़ाक किया जाएगा, कोई बहुत स्टनिंग फैसला या कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होगी। और मैं न्यूमरोलॉजिकली यही हमेशा कहता हूँ, मजहर बरलास साहब के साथ भी जो मेरे पॉडकास्ट रिसेंटली हुए या आपके साथ भी हुए, मैं यही कहता हूँ कि सुहेल अफरीदी का जो अभी का पीरियड है, अभी ये जो इस वक्त का जो चल रहा है, एक तो वो सीएम शिप, मैं पहले भी मैंने प्रोबेबिलिटी के हवाले से बताया था कि अगर वो सीएम बन भी गए तो बहुत मुश्किलात होंगी, उनके सर पे कांटों का ताज होगा, शायद वो अपनी सीएमशिप भी पूरी ना कर सके, मुझे ऐसा नजर आता है। और दूसरी बात ये नजर आता है कि उनके बैक एंड पे मुझे ऐसा नजर आता है जैसे वो किसी के अल्फाज यूज कर रहे हैं, किसी की एक्ट्स, किसी की एडवाइजेस यूज कर रहे हैं। डिस्कोर्स एनालिसिस का भी मैंने अपने ब्लॉग्स में भी लोगों को तरीका भी बताया था और अक्सर मैं जिक्र करता रहता हूँ कि जब उनका कन्वर्सेशनल एनालिसिस किया जाए तो यूं नजर आता है मुराद सईद के बयानात हो गए, इमरान खान के बयानात हो गए या सुहेल अफरीदी के बयानात हो गए, जैसे उनके अंदर मखसूस अल्फाज का चुनाव है, जैसे कहीं से स्क्रिप्ट एक जैसा है या शायद तरबियत एक जैसी हुई हुई या सोशलाइजेशन एक जैसी हुई हुई है। अब ऐसा नजर आता है इन 10 दिनों के अंदर, जो आपका मेजर सवाल है कि इन्हीं 10 दिनों के अंदर सबसे पहले तो ऐसा नजर आता है कि सुहेल अफरीदी की जानिब से कोई खड़ाक, कोई बहुत स्टनिंग फैसला, कोई बहुत स्टनिंग प्रेडिक्शन या शॉकिंग
कोई इवेंट, कोई इस किस्म का कोई भी एक्ट होगा, और उसके बाद यूं नजर आता है जैसे कहीं ना कहीं दर पर्दा कहीं 27th अमेंडमेंट कहीं ना कहीं डिजाइन हो चुकी है। और वो डिजाइन जब मैं उसको न्यूमरोलॉजिकली कैलकुलेट करता हूँ, ऐसा नजर आता है कि 27वीं तरमीम जो होगी दर हकीकत वो 18वीं तरमीम को भी रोल बैक करेगी। उसके अंदर जो सूबाई खुद मुख्तारी या जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उन चीजों को भी रोल बैक करेगी, या फिर वो जो सूबों को जो इख्तियारात दिए गए उनको भी, या फिर वो जो फाटा और केपीके का जो मर्जर किया गया उस हवाले से भी शायद कोई उसके अंदर बहुत ज्यादा, मतलब एक अमेंडमेंट तो आप उसको एक अमेंडमेंट को एक अमेंडमेंट नहीं कह सकते, वो सेट ऑफ अमेंडमेंट्स होता है, बस उसका नंबर एक अलॉट होता है उसको कि 27वीं तरमीम है। अंदर तो 18वीं तरमीम में भी गालबन 96 के करीब तरामीम थी आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स में, 96 आर्टिकल्स में मुख्तलिफ तरामीम थी। इसी तरह मुझे ऐसा नजर आता है 27वीं तरमीम में शायद सदारती निजाम के हवाले से बात की जाएगी, और ऐसा नजर ये भी आता है कि 27वीं तरमीम दर हकीकत जो लाने वाले हैं वो बज़ाहिर तो इस तरह से लाएंगे, इस नियत से लाएंगे कि जैसे वो पीटीआई को या इमरान खान को या जो पब्लिक मैंडेट है पाकिस्तान के अंदर उसके अगेंस्ट वो शायद बहुत ज्यादा टेक ओवर कर जाएंगे, बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रेंथन कर लेंगे। लेकिन दर हकीकत 27वीं तरमीम यूं नजर आता है कि उनके अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी बनेगी। वो कुरान पाक का एक आयत भी है ना, वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, एंड दे प्लॉट एंड अल्लाह प्लान्स एंड अल्लाह इज द बिगेस्ट प्लानर। ऐसा नजर आता है कि इस अमेंडमेंट के बाद जो एकदम से आएगी, इसके बाद नून लीग और पीपल पार्टी भी चाहते ना चाहते खुद भी घरों को जाएंगे, और बहुत से लोग घरों को जाएंगे, लेकिन उनका एक आर्टिफिशियल प्लान होगा कि जैसे अभी हम घर जा रहे हैं, एक अबूरी सेटअप आएगा, और उसके बाद शायद फरवरी मार्च में दोबारा इलेक्शन होंगे इस नई तरमीम के बाद जो आइन के खदोखाल होंगे उसके तहत, और हम दोबारा से टेक ओवर करेंगे, और उसके बाद 10 से 15 साल का एक सेटअप होगा। और शायद न्यूमरोलॉजिकली ये भी नजर आता है कि वो सेटअप भी कहीं डिजाइन हो चुका है कि गवर्नर फिर सूबों को रूल करेंगे, और वो गवर्नर कौन होंगे, वो किस कदर पावरफुल होंगे, या पहले वो पावरफुल रह चुके होंगे। ये एक प्लान है, ये तो एक प्लान है ना, एक डायमेंशन है। फिर बात वही आ जाती है कि कुरान पाक के अंदर, बल्कि अल्लामा इकबाल के पीएचडी का जो थीसिस है मेटाफिजिक्स के ऊपर, उसमें पहला चैप्टर भी डुअलिज्म के ऊपर है, यानी एक तरफ बुराई की ताकतें होती हैं और एक तरफ खैर की ताकतें होती हैं। और हमारे पाकिस्तान में एक अलमिया ये भी है कि हमें जो पार्टी या उसको चाहने वाले या उसको सपोर्ट करने वाले जो एलिमेंट नजर आ रहे होते हैं, हम उनको अच्छे कहते हैं और दूसरों को बुरे कह रहे होते हैं, हम में से जिसकी भी जो भी पॉलिटिकल एफिलिएशन है। लेकिन दर हकीकत आप प्रैग्मेटिक वे में या रैशनल वे में जाके देखें, अच्छे वो होते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, अच्छे वो होते हैं जो पब्लिक मैंडेट की बात करते हैं, अच्छे वो होते हैं जो मुल्क के मफादात की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी सेंस में हो, चाहे उनका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं होता, उनका ताल्लुक मुल्क से होता है। तो ऐसा नजर आता है कि प्लानिंग करने वालों ने तो शायद प्लानिंग कर ली, और ये जो सुहेल अफरीदी जो खड़ाक करने जा रहे हैं उसके नतीजे में जब 27वीं तरमीम आएगी तो शायद सुहेल अफरीदी को घर लौटना पड़े, या शायद गवर्नर राज के पीके में ना लगना पड़े, या शायद कोई ऐसा कयोस के पीके के अंदर ना जनरेट हो जाए, या मरकज में या इमरजेंसी की सूरत में, या फिर किसी भी तरह का परवेज मुशर्रफ टाइप मॉडल भी कह सकते हैं, अबूरी नेशनल सिक्योरिटी गवर्नमेंट, या उसको अबूरी तौर पर टेक्नोक्रेट मार्शल लॉ भी कह सकते हैं, व्हाटसोएवर कोई भी लफ्ज दिया जा सकता है। लेकिन उस लफ्ज के साथ साथ, उस जो सेटअप के साथ साथ, ये जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर 27वीं तरमीम आई तो वो दर हकीकत बज़ाहिर तो वो पीटीआई या पब्लिक मैंडेट या इमरान खान या सुहेल अफरीदी या केपी के गवर्नमेंट के खिलाफ होगी, लेकिन दर हकीकत वो अपने ही लाने वालों को ले डूबेगी। ये न्यूमरोलॉजिकली मुझे क्लियर नजर आता है, और ज्यादा चांसेस के मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो उसकी नजर आती है वो इन्हीं 10 दिनों में जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इन्हीं दिनों के अंदर पहले सुहेल अफरीदी का खड़ाक, फिर 27वीं अमेंडमेंट, और ऐसा नजर आता है सुहेल अफरीदी खुद तो घर जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि उनके जो अभी का जो उनका जो बर्थ चार्ट है या साइच है उसके अंदर मुझे पावर का आंसर उस तरह से नजर नहीं आता। ऐसा नजर आता है वो बैक एंड से कहीं से डायरेक्शंस ले रहे हैं, और जहां से वो डायरेक्शन ले रहे हैं वहीं से मुराद सईद भी डायरेक्शन ले रहे हैं, वहीं से महमूद खान अचकज़ई भी डायरेक्शन ले रहे हैं, वहीं से अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी डायरेक्शन ले रहे हैं। इंटरनेशनल सपोर्ट भी 4 मुल्कों की जानिब से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरह तरह की नजर आती है, ईरान, चाइना, रशिया है, और अफगानिस्तान में जो अफगान तालिबान है वहां से भी कहीं ना कहीं से सपोर्ट नजर आती है। लेकिन अल्टीमेटली ये खुद तो घर जाएंगे, इनके बर्थ चार्ट के अंदर अभी पावर का एलिमेंट या पॉलिटिकल पावर का एलिमेंट बिल्कुल नजर नहीं आता। कोई मानता है माने, नहीं मानता ना माने, मैं कैलकुलेशंस के हवाले से बता रहा हूँ, लेकिन दूसरों को भी लेके जाएंगे। हाँ, इन द लॉन्ग रन पीटीआई में इमरान खान के बाद फर्स्ट टू सेकंड लीडरशिप जो होगी वो सुहेल अफरीदी की ही होगी, और फर्स्ट टू सेकंड में सुहेल अफरीदी और मुराद सईद पैरेलल होंगे।
और अभी भी ऐसा नजर आता है कि जैसे सुहेल अफरीदी के बैक एंड पे इनकी लैंग्वेज, इनके बयान का डिस्कोर्स एनालिसिस किया जाए, मुराद सईद और उनके जो बयान है, मैं उसका एक सादा तरीका आपकी ऑडियंस को बता देता हूँ। आप मुराद सईद के मोस्ट रिसेंट 3 बयान लें, सुहेल अफरीदी के मोस्ट रिसेंट 3 बयान लें, उनको चैट जीपीटी में या परप्लेक्सिटी में या जेमिनाई में उनको पेस्ट करें और उसको कमांड दें कि कन्वर्सेशनल एनालिसिस के जितने भी टूल हैं उनको यूज करो और बैक एंड पे बताओ कि ये स्क्रिप्ट, ये दोनों बयान कहीं ना कहीं बैक एंड पे इनकी तरबियत का आंसर एक ही तो नहीं या अलग अलग है, इनका स्क्रिप्ट का जो एलिमेंट है वो एक ही तो नहीं या अलग अलग है। आपको एआई खुद बता देगा। अगर आप फिजिकली नहीं कर सकते, अगर आपने फोकार्ट के डिस्कोर्स एनालिसिस के टूल खुद से यूज नहीं किए, तो आपको एआई से भी मदद ले सकते हैं। किसी हद तक वो भी काफी कुछ ये बता देता है। तो मेरे ख्याल में ये जो 10 दिन है द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अदरवाइज 26 नवंबर से पहले पहले बहुत कुछ होना है, ऐसा कुछ होना है कि ना मैंने कभी सोचा होगा, ना देखा होगा, ना आपने कुछ सोचा होगा, ना देखा होगा। जो लोग जो जा रहे हैं उनकी तवक्कुआत के बरक्स होगा। और हाँ, एक और बात, इमरान खान के लिए इस वक्त केपीके या उसकी जो लीडरशिप है, ये इमरान खान की आखिरी विकेट है, आखिरी ग्राउंड है, आखिरी मैच है। और इमरान खान इस वक्त यूं नजर आता है न्यूमरोलॉजिकली कि जैसे वो बिल्कुल अब तमाम तरह के खिलाड़ी जैसे आउट हो चुके हैं और बस आखिरी खिलाड़ी के सहारे उनको पता है कि अब मैंने मैच जीतना है और हर सूरत जीतना है। जी जी, मतलब बरलास साहब, डॉक्टर साहब की आपने गुफ्तगू सुन ली। सर आपका सवाल भी, आप भी डॉक्टर साहब से सवाल कर लें। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक तो 26वीं तरमीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, उस केस पे बात हो रही है। आज भी हो रहा था कि बेंच बनाए ना बनाए, तो ऐसा लगता है कि अगर फुल बेंच बन गया तो पता नहीं 26वीं तरमीम ही उड़ जाएगी। इस पे आप जरा फरमा दीजिए 26वीं तरमीम का क्या बनेगा। दूसरा, डीएलपी का क्या बनेगा, उनकी खवातीन पर भी दहशतगर्दी के मुकदमा हो रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून के अंदर और इस सिस्टम के अंदर जो आपस के इख्तलाफात हैं उनकी खबरें भी आ रही हैं, वो जरा बता दीजिए, फिर मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बाद में सवाल करता हूँ। अगर मैं 26वीं तरमीम के हवाले से बात करूं, इसने आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इसने ऐसे ही उड़ना है जैसे पेट्रोल एक प्लेन कागज से उड़ता है। हम आपके व्लॉग के अंदर भी मैं ये बात कर चुका हूँ, पहले भी कई दफे प्रेडिक्शंस कर चुका हूँ। देर सवेर अल्लाह के हुक्म से, हतमी वक्त का तायुन भी अल्लाह के हुक्म से, लेकिन इसके अंदर पायदारियत बिल्कुल भी नहीं नजर आती। यूं नजर आता है 26वीं तरमीम होगी या 27वीं तरमीम होगी, दोनों सूरतों के अंदर ये जैसे किसी एक दरख्त के या एक शख्स के सहारे पर यह सारा कुछ खड़ा हुआ है। और अभी जो 27वीं तरमीम भी आने को तैयार है किसी भी वक्त, लेकिन वो सुहेल अफरीदी के किसी बयान के नतीजे में एकदम से सामने आएगी। ऐसा नजर आता है कि जैसे उसके लिए भी कहीं ना कहीं कोई वर्किंग हो चुकी है, कि जैसे कोई एक आम बंदा, कोई छुपा हुआ खुफिया बंदा, या जिसको कभी नाम भी नहीं, चाहे वो जाहिरी तौर पर तो शायद उसे अदालत में चैलेंज भी कर दे और आईनी अदालत से उसे भी रेटिफिकेशन मिल जाएगी कि नहीं, ये तरमीम सही है, मौजूदा पार्लियामेंट ने उसको बिल्कुल ठीक किया, ताकि एक वो जिसे कहते हैं ना कि एक प्रिंट हुए हुए कागज पे एक और स्टैंप लग जाए। वो एक इस तरह का एक, आप उसको चाल समझ लें या जो भी आप उसको समझ लें। तो ना 27वीं रहनी है ना 26वीं रहनी है, बल्कि मुझे तो न्यूमरोलॉजिकली एक वक्त के बाद कॉन्स्टिट्यूशन भी नया नजर आता है। चाहे तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन को रीअमेंड इतना कर दिया जाए या बिल्कुल नई सूरत में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। वो भी मैं आपके ब्लॉग में भी कई दफा बता चुका हूँ, अपने ब्लॉग्स में भी बता चुका हूँ। टीएलपी के हवाले से या फजलुर रहमान की जेयूआईएफ के हवाले से या जमात इस्लामी के हवाले से भी पहले ही प्रेडिक्शंस कई दफा कर चुके हैं कि मजहबी जमातों के हवाले से मुझे 2025 आखिरी साल नजर आता है। जो लोग इन मजहबी जमातों को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी मुझे ऐसा नजर आता है कि उनके लिए भी ये इस्तेमाल करने का जो टूल है ये आखिरी बार शायद है। और ऐसा नजर आता है कि पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में फ्रॉम 2026 टू ऑनवर्ड सिर्फ प्रैग्मेटिक जमातें होंगी, वो सियासी जमात जिसकी पूरे मुल्क में नुमाइंदगी होगी, तमाम मकातब फिक्र, तमाम मुआशरती और मजहबी मकातब फिक्र उसके अंदर होंगे। पूरे सूबों में हर शहर, गांव, जिले, डिवीजन में उसकी नुमाइंदगी हुआ करेगी। ये नहीं हुआ करेगा कि खास आइडियोलॉजी, खास इलाके के ऊपर या खास जुबान के ऊपर कोई सियासी जमात तरतीब दे दी जाए। ये तो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, सियासी जमात की तो ये तारीफ भी नहीं होती। तो ये इंटरेस्ट ग्रुप और सियासी जमात में बाकायदा तौर पर डिफरेंशिएशन होने वाली है, और मजहब को एज ए टूल जो यूज करती हैं ये जमातें आपको अनकरीब वाइंड अप होने वाली होंगी। लेकिन इसमें लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन कहाँ जाएगी, वो तो पीटीआई के साथ है। तो यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं कि उसके अंदर किसी सेक्टेरियन छाप नहीं है, उसकी लीडरशिप में आपको फील जरूर होता है, लेकिन वहादतुल मुस्लिमीन में के तमाम एक वहादत में है।
तो इस वजह से वो इस सारे अमल का हिस्सा नहीं बनेगी, जहां पर स्क्रूटनी होगी कि कौन सी सियासी जमात है और कौन सा इंटरेस्ट ग्रुप है। टीएलपी बैन ही मुझे नजर आती है, उसकी पॉलिटिक्स तकरीबन वाइंड अप होती हुई नजर आ रही है। अगर जेयूआईएफ ने ऐसा कोई स्टेप लिया तो नेक्स्ट स्टेप उसका भी हो सकता है, उसका नंबर भी हो सकता है। और न्यूमरोलॉजिकली ऐसा नजर आता है कि फजलुर रहमान किसी हद तक कॉन्शियस भी हो चुके हैं। पीएमएलएन और सिस्टम के दरमियान जो इख्तलाफात है वो वाकई नजर आ रहे हैं, क्योंकि 27वीं तरमीम पे एक शख्स जो अपने आप को सस्टेन करना चाह रहा है, न्यूमरोलॉजिकली ऐसा नजर आता है कि उसकी वजह से वो सिर्फ नून लीग ही नहीं, बाकी जो सिस्टम में मौजूद स्टेटस को की जो जमातें हैं उनके अंदर भी काफी सारे डिफरेंसेस जब पैदा हो चुके हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं चाहते ना चाहते, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके सामने से भी कोई जानवर आ जाए, पीछे से भी और राइट साइड से भी, तो आपने ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड पे भागना है। अब लोग ये समझेंगे कि आप खुद लेफ्ट साइड यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको मजबूर किया जा रहा होगा। तो इस वक्त नून लीग भी उसी तरह से एक ऐसे रास्ते पे आ चुकी है, पीपल पार्टी भी एक ऐसे रास्ते पर आ चुकी है, और दोनों को नजर आ रहा है कि अगर 27वीं तरमीम हुई तो जो सदारती निजाम लाने की, जिस तरह का निजाम लाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें सूबाई खुद मुख्तारी भी नहीं होगी, हमारे हाथों से की हुई 18वीं तरमीम भी नहीं होगी, वाटा और केपीके भी अलहदा हो जाएंगे, और बाकी भी गवर्नर लीड किया करेंगे सूबों को, या पूरी सेटअप जो उस दौरान में आएगा, हमारा बोरिया बिस्तर भी गोल हो जाएगा। लेकिन ये इतने मजबूर हो चुके हैं कि आगे से भी कुछ आ रहा है, पीछे से भी कुछ आ रहा है, दाएं से भी, तो इनके पास बचा ही बाएं की तरफ जाने के लिए। वो मैं ऑप्शन के तौर पे, मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो ये इख्तलाफात तो होने हैं, लेकिन चाहते ना चाहते इनके साइन भी होने हैं, और चाहते ना चाहते अल्लाह मियाँ का मकाफात अमल का निजाम तो इन होना है। अल्लाह ताला ने पब्लिक मैंडेट को सिक्योर तो करना है, अल्लाह ताला ने अवाम की जो खालिस नीयत है उसको तो सपोर्ट करनी है, पाकिस्तान को तो सपोर्ट करनी है। और मेरा ईमान है, न्यूमरोलॉजी में भी नजर आता है कि पाकिस्तान ने रहती दुनिया तक रहना है, क़यामत तक रहना है, और बलूचिस्तान और पाकिस्तान दोनों का आदत 3 पे आता है, दोनों ने इकट्ठे रहना है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है। तो इसीलिए ये चीजें तो रहेंगी, लेकिन दरमियान में जो इस मुल्क की खातिर अपने मफादात से खेल, अपने मफादात को एंडोर्स करना चाह रहे हैं, वो जैसे तैसे व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन की सूरत में अल्लाह ताला उनको किसी भी तरीके से, कहीं से भी कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे कि वो इधर उधर तितर बितर होते हुए आपको नजर आएंगे। कुरान पाक के अंदर भी अगर हम लफ्ज गौर करें ना, मकर का लफ्ज आता है, पॉजिटिवली उसको हम तदबीर में लेते हैं और नेगेटिवली हम उसको चाल में लेते हैं। तो अल्लाह ताला की तदबीरें जो दूसरे मफाद परस्त लोग होते हैं उनकी चालों पर यकीनन भारी होती हैं, देर सवेर अल्लाह के हुक्म से, लेकिन अल्टीमेटली होना जरूर है, ये आज नहीं तो कल। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक जी सर प्लीज लावल एक और सवाल पूछ लूं? जी सर, मैंने 27वीं आईनी तरमीम पे ही करना था, मैं उसके बाद अगर आप इजाजत दें तो मैं आपका सवाल ले लूं। ओके। डॉक्टर साहब, खबरें जो हमारे पास है, इतलात अफवाह कह लें कि 23 मेंबर, बहुत बड़ी एक पार्टी है, उसके मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। 27वीं आईनी तरमीम वोट नहीं देंगे। इस टाइम पर वो सर गायब हैं, फुल गायब हैं कि वो उस हुकूमत के बंदे समझ लें, ऑपोजिशन के समझ लें, कोई भी समझ लें आप, फार्म 45 है या फार्म 47 है। 27वीं आईनी तरमीम लाने का मकसद सिर्फ ये है कि मुद्दत मुलाजमत। दूसरे नंबर पर सर खबरें ये आ रही हैं कि चाह कोई हो रहा है कि मैं सदर बन जाऊं। तीसरे नंबर पर सर खबर ये आ रही है कि वो चाह रहे हैं कि मेरा बेटा वजीर आजम बने। तो सर आपको मैंने एक सिंपल मिसाल दी, आपको क्या समझ आ रहा है? न्यूमरोलॉजिकली अगर इस बात का एनालिसिस किया जाए कि मेरे बाद मेरा बेटा वजीर आजम बने या मैं सदर हूं कोई और वजीर आजम बन जाए, बिलफर्ज न्यूमरोलॉजिकली ना तो मुझे एक शख्स की बेटी के हवाले से इक्तदार का हुमा उसके सर पे नजर आता है, ना एक शख्स के बेटे के हवाले से इक्तदार का हुमा उसके सर पे नजर आता है, और ना ही अगर फजलुर रहमान के हवाले से देखा जाए तो सदारत का यहाँ से भी कहीं ना कहीं एलिमेंट नजर आता है कि कहीं दिल है कि मैं सदर बन जाऊं, तो ये भी नजर नहीं आता न्यूमरोलॉजिकली। कोई थर्ड वन या फोर्थ वन जो भी आप कह ले वो होंगे, लेकिन जिनका आपने एग्जांपल दी वो। अब दूसरी बात, मुद्दत मुलाजमत में तोसी, मैं गालबन 2023-2024 से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अब जो एक्सटेंशन या मुद्दत मुलाजमत में तोसी, कोई भी सरकारी मुलाजिम हो सकता है, उसका जब भी ऐसी कोई कोशिश हुई उसका अंजाम इबरतनाक होगा। आपको ज़ाहिरी एतबार से तो ये भी नजर आ सकता है कि शायद कोई हो गया, कुछ कोई नोटिफाई हो गया, कोई नोटिफिकेशन हो गया, शायद वो अमेंडमेंट के अंदर ही आ गया,
शायद कोई ऐसा सरकारी मुलाजिम के हवाले से कोई ऐसा कानून भी बन जाए कि वो सदर भी बन सकता है, या रिटायरमेंट के बाद सदर भी बन सकता है, या पैरेलल 2 या 3 एजाजी ओहदे भी रख सकता है, या एक एजाजी ओहदे के साथ सदर का ओहदा भी रख सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जाहिरी तौर पे तो आपको नजर आ रहा होगा, मे भी आज है, लेकिन अल्टीमेटली पहले भी 90% चांस तो ये है कि जो एक्चुअल मुद्दत जब जिसकी खत्म होनी है उसके बाद उसकी कंटिन्यूटी नहीं होनी, लेकिन फिर भी न्यूमरोलॉजी में इम्कानात होते हैं, क्योंकि हतमी वक्त का ताजुन अल्लाह ताला की जात को ज़ेब देता है। हम 10% के तौर पे ये अस्यूम कर लेते हैं, चले 0.00001% भी अस्यूम कर लेते हैं कि सब कुछ हो गया, नोटिफिकेशन भी हो गया, सरकारी मुलाजिम अब कहा जाएगा कि आगे भी चल सकते हैं, ठीक है। उस सूरत में भी मुझे न्यूमरोलॉजिकली रेडनेस के साथ, बहुत ज्यादा कायोस के साथ, अफरा तफरी के साथ, शायद रेडनेस विद इन देयर ओन फोल्ड्स, मुझे ये चीज फिर भी रिवर्स होती हुई नजर आती है, और इसके साथ ही कल्चरल रेवोल्यूशन की इब्तिदा नजर आती है। अब लोग कल्चरल रेवोल्यूशन को भी ये समझते हैं कि शायद कोई पता नहीं सुबह उठेंगे या 1 सेकंड में सब कुछ बदल जाएगा। कल्चरल रेवोल्यूशन एक फिनोमिना का नाम है। ईरान के अंदर 8 साल कल्चरल रेवोल्यूशन रहा था, 3 साल उसके इब्तिदाई थे, जिसमें हर चीज को चेंज किया गया था, हर बंदे का एहतसाब हुआ था। लोग समझते हैं कि 1 सेकंड में, 1 मिनट में शायद ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। चाइना के अंदर कल्चरल रेवोल्यूशन 1960-66 तक उसका सिलसिला चला था, 1949 से लेके। और पाकिस्तान में लोग समझते हैं, खासतौर पे एक मखसूस सूबे से, जब मैं अक्सर कमेंट्स का एनालिसिस करता हूँ, एक मखसूस सूबे से कमेंट्स जो आते हैं, वो ये ऐसा फील होता है कि जैसे मुझे तो कुछ ना कोई के बाकी सब चेंज हो जाए, मैं ठीक हूँ, बाकी सब ठीक है, और ये बस सुबह सुबह सब कुछ हो जाए, या 1 साल में 2 साल में हो जाए। ये इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ फिनोमिना, इट टेक्स टाइम। तो ये इब्तिदा भी उधर से होगी, और ये सारी इब्तिदाएं जहां कहीं भी, चाहे आप कहानी को दाएं कान से सुने, बाएं कान से सुने, दाएं हाथ से सुने, बाएं हाथ से सुने, दोनों सूरतों में आपको स्टिक नजर आएगी जी। हर तरफ आपको स्टिक, पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्फेयर के अंदर स्टिक नजर आएगी। चाहे उसको किसी भी हवाले से आप सुने, चाहे मौजूदा अरबाब इख्तियार को सुने, चाहे बाद के अरबाब इख्तियार के हवाले से कोई प्रिडिक्शन सुने, चाहे पाकिस्तान के मौजूदा हालात को, इकोनॉमिक डिक्लाइन को, या जो भी आप उसको देखें, चाहे बाद में ग्रोथ को देखें, हर जगह आपको न्यूमरोलॉजिकली स्टिक ही नजर आएगी। चाहे उसके अंदर चेहरे कोई और हो, शख्सियात कोई और हो, इत्तेहाद कोई और हो, माइंडसेट कोई और हो, आइडियोलॉजी कोई और हो, लेकिन स्टिक लाजमी होगी। जी मजहब बरलास साहब जी, एक जो बात आप फरमा रहे हैं ना, एक खबर है डॉक्टर साहब के एक खास होने के लिए मियां नवाज शरीफ जिस शख्सियत को चाहते हैं, वो शख्सियत इलेक्शन के दिनों में लाहौर में थी, मगर हालात जो हैं वो ये भी बताते हैं कि शायद कोई और लोग हैं, कोई 4 अच्छे लोग हैं, उनमें से कोई एक अच्छा आदमी आ जाएगा। एक तो ये बता दीजिए कि क्या बता रहे हैं निम्रोलॉजी के हवाले से हालात, नंबर 1। दूसरा, आज भी मेरी सुबह अमेरिकन जो पाकिस्तानी हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं कनाडा से, वो बार बार पूछते हैं कि पाकिस्तान में आखिर रूल ऑफ लॉ की गवर्नमेंट कब बनेगी, क्योंकि वो कहते हैं कि पुलिस देखें बिल्कुल गुंडागर्दी कर रही है और महकमे गुंडागर्दी कर रहे हैं। सवाल उनका ये था कि क्या कभी फंदा इन पुलिस वालों को भी डलेगा, इन ब्यूरोक्रेसी वालों को भी डलेगा, इन अफसरान को भी डलेगा, या फंदा सिर्फ सियासी कारकुनों के लिए ही होता है? ये 2 सवाल हैं, इनका जवाब दीजिए, फिर मैंने इंटरनेशनली 2 सवाल करने। चले मैं पहले इन सवालों को एड्रेस कर जाता हूँ। जब भी मैं नवाज शरीफ का माइंड रीड करता हूँ, मैं आपसे पहले भी आपके पॉडकास्ट में भी जिक्र कर चुका हूँ इस हवाले से, जब माइंड रीड हम करते हैं, माइंड मिरर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या डिस्कोर्स एनालिसिस यूज करते हैं, यूं नजर आता है कि जैसे नवाज शरीफ नवंबर के अंदर एक सैयद की दूसरे सैयद से रिप्लेसमेंट चाहते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजिकली ऐसा नजर आता है कि नवाज शरीफ की मर्जी चलती हुई मुझे नजर नहीं आती। चाहने को तो कुछ भी चाहा जा सकता है। मैं चाहने लग जाऊं कि मेरा बहुत बड़ा महल हो जाए, मेरा बहुत बड़ा किला हो जाए, तो ऐसे ही चाहने ना चाहने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नजर आता है कि नवाज शरीफ की ये जो रिप्लेसमेंट की ख्वाहिश है कि एक सैयद को दूसरे सैयद से रिप्लेस कर दिया जाए, न्यूमरोलॉजिकली एटलीस्ट ये चीज मुझे होती हुई नजर नहीं आती। नवाज शरीफ अपनी मर्जी फुलफिल करते हुए नजर नहीं आते, बल्कि बेबस होते हुए नजर आते हैं। दूसरी सूरत में मुझे ऐसा नजर आता है कि वो 2 लोग
जिन्होंने फाटा और केपीके के मर्जर में अपना किरदार अदा किया, जिन्होंने ग्राउंड पर वर्क किया, या वो लोग जो शाहिद थे कि उन्हें नजर आ रहा था वो इस बात के, उनको समझ आ गई थी कि फाटा के लोग केपीके से जब मर्ज होंगे तभी ये कौमी दायरे में आ सकते हैं, ये तरक्की कर सकते हैं, या जिन्होंने हजरत याह्या के वालिद हजरत जिक्रिया उनकी तरह की खामोश स्ट्रगल की, खामोश जदोजहद की फाटा के लिए, केपीके के लिए, ऐसा नजर आता है कि जैसे उस तरह के दो लोग जैसे वो ना तो इस सारे अमल को होने देंगे या कहीं ना कहीं उनकी जानिब से रेजिस्टेंस मुझे नजर आती है। और फिर सिर्फ वो दो नहीं, उसके अलावा उनके मुझे दो और भी साथी ऐसा नजर आता है, टोटल ऐसा नजर आता है जैसे लाइक माइंडेड लोगों का शायद कोई 4 का ग्रुप है, जो शायद नवाज शरीफ को उसकी मर्जी भी नहीं होने देगा, या शायद जो ऐसा नजर आता है कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा लीडिंग रोल की जानिब लेके जाएगा, या जो स्टेटस को है उसके अंदर अगर कोई अपने मफाद की सियासत कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने फायदे उठाना चाह रहा है, ऐसा फील होता है न्यूमरोलॉजिकली कि 4 लोगों का कोई ग्रुप जो है जिन्होंने फाटा और केपीके के मर्जर में भी ग्राउंड तैयार किया, कबायली अमायदीन को मिले, लोगों को मिले, उनको कहा कि आपका केपीके में जो इंसमाम है उसी से आपकी बेहतरी हो सकती है, मुल्क की तरक्की हो सकती है, एक्सट्रीमिज्म मिलिटेंसी खत्म हो सकती है। ऐसा नजर आता है कि वो 4 लोगों का ग्रुप ही बाद में उस सारे अमल को ट्रिगर करेगा, पुशअप करेगा, सपोर्ट करेगा, जो दर हकीकत इमरान खान भी चाहते हैं, जो सुहेल अफरीदी की जानिब से होगा। और मुझे ऐसा नजर आता है सुहेल अफरीदी अगर सीएम शिप से हट भी गए तो ऐसा नजर आता है कि अवाम उनको सीएम ही मानेगी, और वो जो लॉन्ग मार्च है, चाहे सुहेल अफरीदी को बैक एंड से सपोर्ट कहीं और से मिल रही है, उसको शायद लीड भी वही कर रहे होंगे। इसीलिए मुझे इन द फ्यूचर ये फर्स्ट टू सेकंड नजर आते हैं पीटीआई में लीडरशिप के हवाले से, सुहेल अफरीदी और मुराद सईद फर्स्ट टू सेकंड नजर आते हैं। और ये 4 लोगों का ग्रुप जो है मुझे ऐसा नजर आता है इनमें से कोई भी एक वो नवाज शरीफ की मर्जी के अगेंस्ट सामने आएगा। दूसरी सूरत में ये जो आपसे कनाडा के हवाले से आपने बताया कि लोग सवाल पूछ रहे हैं पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ या कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान, मैं आपको बता दूं सिर्फ एक आम जिनको हम अबदला समझते हैं वही इसमें नहीं आएंगे, बल्कि वो लोग जो असातिज़ा हैं, जो आम इंटेलेक्चुअल है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जिसने भी नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट बात की होगी, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट बात की होगी, यहाँ तक कि आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम के अगेंस्ट बात की होगी, या सेक्टेरियनिज्म को, लिंग्विस्टिसिज्म को प्रमोट करने की कोशिश की होगी, सारे कल्चरल रेवोल्यूशन के अंदर रगड़े में आएंगे। चाहे किसी ने तमगे के लालच में, किसी ने अवार्ड के लालच में, किसी ने ओहदे के लालच में, या किसी ने इंतशार के हवाले से, या किसी ने फॉरेन फंडिंग के हवाले से, या किसी ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया होगा। रूल ऑफ लॉ हर तरह से इंप्लीमेंट होगा, लेकिन आपको पता है कल्चरल रेवोल्यूशन एक फिनोमिना का नाम है कि एक दिन, एक महीने, एक साल में कभी भी नहीं होता। और तीसरी बात यह कि कनाडा के अक्सर लोग मुझसे भी सवाल पूछते हैं कि आपको अमेरिका का फ्यूचर क्या नजर आता है, बरतानिया का क्या नजर आता है। मैं आपके तवज्जुह से ये बता दूं, कनाडा का रकबा भी पाकिस्तान की तरह बढ़ने वाला है। जिस तरह पाकिस्तान का रकबा, मैं अक्सर कहता हूँ ना कि मुझे न्यूमरोलॉजिकली ऐसा नजर आता है 2028 से पहले या बाद में, उसी वक्त के दौरान खालिस्तान और कश्मीर विल बी द कॉन्फेडरेटेड पार्ट ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह मुझे ऐसा नजर आता है अमेरिका की कम से कम 5 ज्यादा से ज्यादा कुछ और भी रियासतें हो सकती हैं, फेडरेटेड रियासतें कनाडा को ज्वाइन करने लगी हैं, कनाडा की फेडरेशन को शायद ज्वाइन करेंगी। बाकी की अमेरिकन रियासतें कुछ सोवरन होकर वेनेजुएला या मेक्सिको को ज्वाइन करेंगी। इसी तरह बरतानिया के हवाले से पहले भी कई दफा व्लॉग्स कर चुका हूँ कि बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानी अनकरीब वहां पर कुछ सोशल या इकोनॉमिक हालात की वजह से इतने मजबूर हो जाएंगे कि वो आयरलैंड या कनाडा की जानिब मूव होते हुए नजर आएंगे। कुछ भी हालात हो सकते हैं। तो लेकिन पाकिस्तान के अंदर 2027 टू ऑनवर्ड पाकिस्तान की ग्रोथ का पीरियड स्टार्ट होना है, जब यूरोप कसम कुर्सी का शिकार होगा। वो ममालिक जो प्रो नेटो रहे होंगे वो कसम कुर्सी का शिकार होंगे। पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान उस वक्त ग्रो करने का टाइम पाकिस्तान का या टेक ऑफ करने का इन तीनों मुल्कों का जॉइंटली स्टार्ट हो चुका होगा। जी मतलब बरलास साहब लास्ट में इंटरनेशनली जी मैं 2-3 सवाल इंटरनेशनल पूछता हूँ। जी प्लीज। डॉक्टर साहब, एक तो इब्राहिम अकॉर्ड हुआ है, उसका क्या बनेगा? दूसरा भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दोहा में एक वायदा हुआ है जिसके गारंटर जो है वो चाइना और ईरान बने, और बाद में तुर्की भी और सऊदीया भी उसमें शामिल हो जाएंगे। इस वायदे में अमेरिकन नहीं है। तीसरा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी सोचते होंगे कि किन लोगों ने मेरी तारीफ कर दी है कि वो गले ही पड़ गई है, अमेरिका में हालात मेरे खिलाफ हो गए हैं, पता नहीं कौन सी नहुसत छा गई उस तारीफ में। तो ये जरा बता दीजिए कि वो नहुसत से जान छूट जाएगी उनकी या नहीं? ट्रंप के हवाले से तो आपको बता दूं, जिन लोगों ने उनकी तारीफ की है, ट्रंप की तारीफ करने वाले भी जाने वाले हैं और तारीफ जिनकी हुई है वो भी जाने वाले हैं घरों में, चाहे वो इम्पीचमेंट की सूरत में जाए, चाहे वो पॉपुलर सॉवरेनिटी की सूरत में जाए,
चाहे वो कोई कानूनी मुआवजे की जरूरत में जाए, चाहे कोई अमेरिका में शायद कोई बजट या कोई बिल की मंजूरी के वक्त उनकी अक्सरियत खत्म हो जाए या शो हो जाए, किसी भी हवाले से ट्रंप की लेगेसी भी खत्म होने वाली है। इसके साथ साथ मिलते जुलते आपको क्या, तो नतन्याहू की या मोदी की लेगेसी तो हम पिछले 2 साल से बिलोंग कर रहे हैं कि ये भी खत्म होने वाली है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में से जो लोग तारीफ कर रहे हैं, दुनिया भी हैरान हो रही थी मुंह पे इस तरह हाथ रखे कि ये क्या तारीफें हो रही हैं, इन दोनों की लेगेसी खत्म होने वाली है। तो यूं समझ लें कि ट्रंप किसी ऐसे अल्फाज का शिकार होने वाले हैं जिसके अंदर वो समझ रहे थे कि बहुत ज्यादा खुशामद हो रही है, लेकिन वो नेगेटिवली असरात रखती थी उनके लिए। अब्राहम अकॉर्ड का मैंने आपके व्लॉग में भी पहले बात की थी, बिलावल के व्लॉग में भी बात की थी कि ये एक आर्टिफिशियल है। अभी इसराइल का रकबा फैलना है, अभी इसराइल ने बहुत ज्यादा फैलना है हदीस की सवार से, और जो हमारे नबी कह देते हैं वो तो हक है, वो सच है, वो होना ही होना है। अभी तो इसने फैलना है, अभी अब्राहम अकॉर्ड में मुमालिक ने शामिल होना है, लेकिन इन द लॉन्ग रन इसराइल का रकबा मौजूदा से भी सुकड़ना है। और उसके अंदर जो 14 मुमालिक जो इसराइल को सबक सिखाएंगे, उनमें जो फ्रंट फुट पे होंगे 2 मुल्क, वो पाकिस्तान और रशिया ही होंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, ये मैं आपको बता दूं, गारंटर तो जिन्होंने दी गारंटी ईरान की और चाइना की तो है, बैक एंड पे रशिया भी कहीं ना कहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 2 एलिमेंट है, एक जो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बिगाड़ना चाहते हैं और एक वो जो ताल्लुकात सुधारना चाहते हैं। मैं यहाँ पर बस न्यूमरोलॉजिकली आपको ये बता दूं, जो लोग 27वीं तरमीम चाहते हैं वही अफगानिस्तान के साथ बिगाड़ना चाहते हैं, और जो लोग पाकिस्तान के अंदर क्या कहते हैं, पीस चाहते हैं, डेमोक्रेसी चाहते हैं, या जो पब्लिक मैंडेट की सिक्योरिटी चाहते हैं, जो कुछ भी आप कह लें, वो अफगानिस्तान के साथ भी अलग सलग या मुज़ाकरात या भाईचारे वाला ताल्लुक रखना चाहते हैं। लेकिन हाँ, अफगानिस्तान की जानिब से फ्लॉज जरूर है। इस वक्त बीएलए को निमरूज और कंधार से जो सपोर्ट मिली, या ईरान ने तो बीएलए की लाइन काट दी जब से पाकिस्तान ने उसको असिस्ट किया। अब वहां से तो इतनी नहीं, अफगानिस्तान की जानिब से असिस्ट नजर आती है, असिस्टेंस, लेकिन ऐसा नजर आता है कि अफगानिस्तान खुद इन अपनी सफों में से टीटीपी को या फितनातुल खारिज या ये जो इंडियन प्रॉक्सीज है इनको चुन चुन के मारेगा उस वक्त जब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी 180 पर चेंज हो चुकी होगी, जब पाकिस्तान के अंदर कल्चरल रेवोल्यूशन की इब्तिदा हो चुकी होगी, और जब पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान को भी लगेगा, चाइना, ईरान और रशिया को भी लगेगा कि अब पाकिस्तान के अंदर वो हुकूमत आ गई है जो किसी और इशारों पर नहीं चल रही, शायद वो पब्लिक मैंडेट के अकॉर्डिंग है, तो सब कुछ अफगानिस्तान अपने हाथों से खुद सीधा करेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे ईरान ने अपने हाथों से खुद चुन चुन के सिस्तान और बलूचिस्तान से सबको निकाला। सेम ऐसे ही अफगानिस्तान, जो कि अफगानिस्तान के फ्लॉज हैं, यकीनन है। आप अफगानियों के निकलने के बाद देखें मार्केट में रेट प्रॉपर्टी के नॉर्मल हो गए, फ्लॉज वाकई हैं, लेकिन इसको मैनेज करना पड़ेगा लीगली भी और दूसरे तरीके से भी। और ये सब कुछ तब होगा जब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी प्रैग्मेटिक वे में 180 डिग्री पर चेंज होगी। जी डॉक्टर साहब, मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा, जब इसराइल और फ़लस्तीन वाला मामला तय पा गए तो किस तरह से सर ट्वीट्स भी आई और किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। इसाक डार की देख लें, ख्वाजा अता ताडर साहब, मोहसन नकवी, तलाल चौधरी, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है की। अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तलाल चौधरी साहब के, फ़लस्तीनियों की खुशियाँ देखी नहीं जा रही हमसे। तो सर आज सुबह जो इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमला किया, एक बार फिर खून की होली खेली गई है, तो अब तो ना किसी की कोई ट्वीट आई है, ना किसी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है। तो सर मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि अब ये किधर चले गए हैं, जिन्होंने कल तक नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए थे, आज किधर है? देखिए, मैं न्यूमरोलॉजिकली जब सेनेटर मुश्ताक अहमद को भी जब अरेस्ट किया गया था तो मुझे यही नजर आता था न्यूमरोलॉजिकली, जैसे पाकिस्तान की जानिब से किसी ने इशारा दिया कि इनको पकड़ो, इनको सबक सिखाओ। ये आए दिन सड़कों पे निकले होते हैं, और कल को कोई हमें कहेगा कि इनको छुड़ाओ तो हम ये कह देंगे कि हमने अगर इसराइल को तस्लीम किया होता या हमने अब्राहम अकॉर्ड साइन किया होता तो हमारे रिलेशन होते, हम फलस्तीनियों को इमदाद भी पहुंचा सकते हैं, हम फलस्तीनियों को एड भी पहुंचा सकते हैं, हम इसराइल से डायरेक्ट मुज़ाकरात करके बंदे भी छुड़वा सकते हैं, या अपने बंदे इसराइल के रास्ते फलस्तीन भी भिजवा सकते हैं। दरअसल इसका मकसद ये था, हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, हमारी आइडियोलॉजी वो है जो कायदे आज़म डिफाइन कर चुके हैं, और कायदे आज़म की आइडियोलॉजी क्या थी कि इसराइल एज ए स्टेट वजूद ही नहीं रखता। ये जो 1967 का नैरेटिव है ये भी बाद का नैरेटिव है, ये कायदे आज़म का नैरेटिव नहीं है। 1967 वाला नैरेटिव वो है जिसमें हम कहते हैं कि इसराइल भी हो, फलस्तीन भी हो। कायदे आज़म का नैरेटिव तो वो है कि इसराइल एज ए स्टेट है ही नहीं, वो तो इल्लीगल है, नाजायज है। तो कायदे आज़म के नैरेटिव को सपोर्ट करना है या बाद के किसी नैरेटिव को सपोर्ट करना है, ये फैसला अवाम का है, पब्लिक मैंडेट का ये फैसला है। और जो पार्टी इसको सपोर्ट करेगी, मैं हमेशा, बल्कि 2023 में भी मैंने ये ब्लॉग किया था जब ये हमास का सिलसिला शुरू हुआ था कि इमरान खान, पीटीआई, पाकिस्तान, फलस्तीन, इनके दुश्मन एक हैं,
और जहां फलस्तीन का बदला जो लिया जाएगा वो भी पाकिस्तान और रशिया की जानिब से, और अगर ईरान को आने वाले दिनों में कुछ होता है तो उसका बदला भी ऐसा नजर आता है, अभी भी एक आध अटैक होगा उसके ऊपर, ईरान के ऊपर, तो उसका बदला भी पाकिस्तान और रशिया की जानिब से लिया जाएगा। कहीं ना कहीं इन दोनों ममालिक का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये जरूर होगा। बैक एंड पे और ममालिक भी होंगे, नॉर्थ कोरिया भी होगा, चाइना भी होगा और मुल्क भी होंगे, तकरीबन 14 मुल्क होंगे, लेकिन फ्रंट फुट पे पाकिस्तान और रशिया मुझे न्यूमरोलॉजिकली नजर आते हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये एक सिंथेसिस होगा जिसको हम एकेडमिया में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप कहते हैं। वो एक ऐसा सिंथेसिस होगा जो रोमांटिक होगा, वो नैरेटिव जो इमरान खान अक्सर बोलते हैं, ये मुल्क भी मेरा, ये फौज भी मेरी, हमने रहना भी है, हमने मरना भी है, या हमारा जीना मरना यहाँ पे, वही नैरेटिव पाकिस्तान के अंदर एग्जिबिट होने वाला है और शायद बहुत जल्दी होने वाला है। बल्कि सुहेल अफरीदी के बयान की सूरत में तो आपने देख भी लिया कि वही नैरेटिव एग्जिबिट हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिम साहब आपके टाइम का। आपने एक बार फिर सियासी लोग न्यूज़ का अपना कीमती वक्त दिया। मजहब बरलात साहब आपका भी सर, आप भी आजकल ठीक नहीं है कुछ तबीयत आपकी, लेकिन फिर भी आपने अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला। जी नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। एक्सेल केबल्स 99.99% प्योर कॉपर से तैयार शुदा, हमारा मयार, हमारा यकीन। एक्सेल केबल्स, रोशन पाकिस्तान की पहचान।